वेलकम टू दी इंक्लूसिव बायोलॉजी क्लासेस। मेरा नाम दीपिका है एंड इस चैनल के थ्रू मैं 9th, 11th, 10th और 12th के बच्चों को लेक्चर्स प्रोवाइड कराती हूँ। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, मतलब कि बायोलॉजी की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं और उनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा। और जितनी ब्रांचेस बची थी उनको मैं आपको शॉर्ट्स के थ्रू पोस्ट कर दूँगी और आप वहाँ से जाकर देख लेना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही बेसिक है बट वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि बोर्ड पे आप देख सकते होंगे, सेल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ये छोटा सा क्यूट सा टॉपिक। आइए, तो जैसा कि आप देख सकते हो टॉपिक है सेल। तो सेल क्या होती है आज हम पढ़ने वाले हैं और सेल के कुछ टाइप्स जो कि आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज सेल? ठीक है, तो मैं बहुत ही सिंपल तरह से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि जो सेल होती है वो बहुत ही छोटू सी होती है, बहुत ही माइक्रोस्कोप में अगर आप देखेंगे तभी आपको दिखेंगी, नेकेड आइज से आपको नहीं दिखने वाली है। सेल का जो मतलब होता है, ठीक है, सेल का अगर इंग्लिश में बात करें मतलब जो है वो होता है रूम। ठीक है, ये छोटा सा स्पेस होता है जिसमें कि छोटे छोटे से सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर हम बात करें स्टडी ऑफ सेल, ठीक है, स्टडी ऑफ सेल, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। और जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि साइटोलॉजी में दो वर्ड होते हैं, ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है, एक होता है साइटो एंड द सेकेंड वन इज लॉगस। ठीक है, साइटो का मतलब होता है सेल और लॉगस का जो मतलब होता है वो स्टडी होता है। ठीक है, जब हम सेल को स्टडी करते हैं बायोलॉजिकल तरह से तो उसको हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। ठीक है, तो ऐसे ना जिन्होंने पहले पढ़ रखा है उनके लिए एक छोटा सा कोई रिवीजन हो गया और जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो उनको एक न्यू इन्फॉर्मेशन उनकी नॉलेज में ऐड होगी। ठीक है, अभी बात करते हैं कि सेल की एक्चुअली डेफिनेशन होती क्या है। अगर हम बात करें सेल की डेफिनेशन की तो चलिए देखते हैं। बोर्ड पे आप देख सकते हो कि पहला पॉइंट लिखा हुआ है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यहाँ से ना एक बहुत ही जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो आज के बाद से ना आपको इसका आंसर पता होगा। ठीक है, तो हम सेल को कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों कहते हैं? ठीक है, पहली चीज तो हिंदी में सेल को क्या कहते हैं? कोशिका। ठीक है, जो लोग हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ कि सेल को हिंदी में हम कोशिका कहते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल को हम हिंदी में कहते हैं संरचनात्मक। ठीक है, और फंक्शनल को हम कहते हैं हिंदी में क्रियात्मक। और यूनिट ऑफ लाइफ मतलब जीवन की इकाई, यानी कि कोशिका हमारे जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, और हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अवर बॉडी। अब अगर हम बात करें इन दो वर्ड्स की कि इन्हें कैसे समझते हैं, ठीक है, इनका मतलब क्या है एक्चुअली, तो आप इमेजिन करो कि ये एक बिल्डिंग है। ठीक है, बस इमेजिन ही करना क्योंकि ऐसी बिल्डिंग होती नहीं है जैसे मेरी ड्राइंग है। ठीक है, तो ये है एक बिल्डिंग। अब इस बिल्डिंग को बनाने के लिए जो बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट चीज़ थी दैट वाज ब्रिक्स। ठीक है, जिनको हम हिंदी में क्या कहते हैं? ईंटें। तो इसी तरह से मान लीजिए कि ये बिल्डिंग है एनिमल बॉडी। ठीक है, ये बिल्डिंग है एनिमल बॉडी और जो सेल्स है हमारी दीज आर ब्रिक्स। ठीक है, वो ईंटों की तरह काम करती हैं। तो जो सेल्स होती हैं वो हमारी बॉडी की एक तरह से कह सकते हैं, जनरल लैंग्वेज में बोले तो सेल्स जो होती है वो एकदम ईंटों की जैसी होती है। क्यों? क्योंकि जैसे छोटी छोटी ईंटों को मिलाकर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग तैयार करते हैं, वैसे ही छोटी छोटी सेल्स का जो ग्रुप बनता है उन ग्रुप के फॉर्म होने की वजह से ही हमारी पूरी एनिमल बॉडी बन जाती है। ठीक है, और इसीलिए इसको बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। अब ब्लॉक का मतलब तो आप लोगों को पता है ना, जैसे मैंने बताया कि सेल एक रूम की तरह होती है, एक छोटा सा कमरा होता है जिसके अंदर छोटे छोटे से ऑर्गेनल्स होते हैं। आप इधर देख सकते हो ये एक एनिमल सेल बनाई है मैंने। ठीक है, एक एनिमल सेल है, एक यूकैरियोटिक सेल। अभी यूकैरियोटिक का मतलब आपको आगे पता चलेगा। बेसिकली एक एनिमल सेल है और यहाँ आप देख सकते हो कि सिंगल ऑर्गेनल्स है। ठीक है, जिन्हें हम सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं।
ये है आपका न्यूक्लियस, ये आपकी छोटी सी वैक्यूल है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, सेंट्रियोल, माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम। ठीक है, इनका हिंदी में शब्द का जो है अर्थ होता है, बट वो बहुत ही टफ होते हैं, तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप इंग्लिश में ही इसको याद करें। ठीक है, जो नाम होते हैं आप उनको इंग्लिश में ही याद करो सेल के अंदर पे। ठीक है, जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है मैं बताती चलूँगी आपको हिंदी में भी। तो यस, अब डेफिनेशन की बात आती है तो पहले इंग्लिश में देखते हैं डेफिनेशन क्या बनेगी। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अवर लाइफ एंड इट इज ऑल्सो नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। ठीक है, अब अगर हम हिंदी की बात करें तो कोशिका हमारे जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, और एक चीज और, सेल से ही हमारी बॉडी फॉर्म होती है, इसीलिए सेल को ही हम स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि सेल का फंक्शन है क्या एक्चुअली। तो देखो, जैसे कि अगर आपके स्कूल में टीचर्स ना हो, ठीक है, तो क्या होगा कि जो आपकी जो प्रॉपर जो स्टडीज चल रही हैं, ठीक है, तो वो सारी स्टडीज प्रॉपर तरह से नहीं चल रही, फंक्शन ही नहीं कर रहे हैं। वैसे ही सेम होता है किसके साथ, हमारी बॉडी के साथ। जो सेल्स है वो यूनिट है हमारी बॉडी की। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट है, मैंने बोला था ना कि ये बेसिक है बट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो यही हमारा बेस जो है प्रोवाइड करती है, यही हमको बेस देती है। तो अगर सेल्स हमारी ढंग से काम नहीं करेंगी, ढंग से फंक्शन नहीं करेंगी, तो क्या होगा, जो हमारी बॉडी है वो धीरे धीरे वीक होती जाएगी और उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि हम मर जाएंगे। जो सेल्स हैं अगर वो धीरे धीरे मरने लगेंगी तो हम भी एक दिन मर जाएंगे। सपोज करो कि ये एक सेल है, ठीक है, और बाकी सेल्स इससे लगी हुई है, जैसे कि मैंने बोला सारी सेल्स ऐसे टाइटली बाउंड होती है, देन वो कोई ऑर्गन टिश्यू बनाती है, उसके बाद ऑर्गन बनता है, फिर ऑर्गन अलग अलग मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं एंड देन फिर एनिमल जो है बनता है। तो सपोज कि एक सेल है, ठीक है, उसमें इन्फेक्शन हो गया। अब उस इन्फेक्शन से क्या होगा कि उस सेल से जो नेबर सेल, मतलब उसकी जो पड़ोसी सेल है, उसमें भी इन्फेक्शन जाएगा। धीरे धीरे क्या करेंगे ना, पूरे जो टिश्यू होगा उसमें इन्फेक्शन चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा, पूरा ऑर्गन इन्फेक्ट हो जाएगा। अब मान लो कि आपकी जो लिवर सेल्स है वही खराब होगी तो आपको दिक्कत आएगी ना, आपकी बॉडी के फंक्शन में दिक्कत आएगी, आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है तबाह हो जाएगा, एकदम हिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं कि सेल्स जो है वो बहुत सारे वेरियस फंक्शंस प्रोवाइड करती है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है ग्रोथ। ठीक, अगर मान लो माता के गर्भ में, ठीक है, मदर के बोन में अगर एम्ब्रियो में ग्रोथ नहीं होगी, अगर सेल रेप्लिकेट नहीं कर रही है, तो जो बच्चा है, जो बेबी है ना, उसका डेवलपमेंट नहीं होगा। और कभी भी जो बेबी है, जो एम्ब्रियो से बेबी बनने की जो प्रोसेस है वो पूरी ही नहीं होगी, क्योंकि ग्रोथ को रुकी पड़ी है। तो इसलिए सेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे एनिमल सेल एक बनी हुई है, उसमें जो मैंने ये नाम दिए ना सेल ऑर्गेनल्स के, इनके बारे में भी वो थोड़ा थोड़ा जानते हैं, क्योंकि आगे ना आप इन सब के बारे में अलग अलग तरह से पढ़ोगे। टॉपिक होगा पूरा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस और पूरा सारा कुछ एक टॉपिक में होगा, तब आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम ऐसे ही थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो देखो, ये एक एनिमल सेल है, ठीक है, एक ये राउंड सेल है जिसके अंदर ये सबसे पहले ये देखो आप, ये छोटा सा गोल गोल सा स्ट्रक्चर है राउंड सा, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। और इसके अंदर एक डेंस फॉर्म दिख रही होगी, बहुत ही घनी संरचना दिख रही होगी आपको, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। हिंदी में क्या बोलते हैं न्यूक्लियस को, केंद्रक, और हिंदी में न्यूक्लियोलस को क्या बोलते हैं, केंद्रिका। ठीक है, समझ में आया ना। अब इसके अंदर जो एक फ्लूइड होता है, ठीक है, एक स्टिकी सब्सटेंस होता है, कह सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैंने यहाँ पे नाम नहीं लिखा है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, और जिसे हम हिंदी में बोलते हैं केंद्रकीय द्रव्य। ठीक है, मैंने बोला था कि आप इसको इंग्लिश में आती हो, हिंदी बहुत टफ है सीरियसली। तो जो इसके अंदर स्टिकी सब्सटेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। फिर आप देख रहे होगे कि इस न्यूक्लियस के चारों ओर, ठीक है, ये न्यूक्लियस देखो एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, ठीक है, सराउंडेड है, जैसे आप घर में हो, ठीक है, और आपके घर के आसपास दीवारें होती है ना, अगर वो दीवारें ना हो सोचो, तो आपको जो बाहर से जो प्रोटेक्शन मिलता है, जैसे हवा चल रही है, बहुत तेज आंधी चल रही है, आपने दरवाजा बंद कर दिया, आप अंदर चले गए, बट सपोज कि अगर दीवारें ही ना हो,
ठीक है। तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, तो उस सारी प्रॉब्लम्स को बचाने के लिए हम दीवारें क्रिएट करते हैं। तो वैसे हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती होंगी, ठीक है। तो उस सबको कह सकते हैं, उन सबसे टैकल करने के लिए एक मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस के चारों, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ठीक है। उसी तरह से सेम उसी तरह से क्या होता है कि हमारी जो एनिमल सेल होती है उसके चारों ओर ये देखिए, ये ब्लू कलर से मैंने सराउंड किया, इसको घेर रखा है पूरी सेल को। एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। इधर साइड में लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये स्ट्रक्चर को या एक सेल को शेप देता है, ठीक है। स्ट्रक्चर देता है पूरी सेल को इस सेल मेम्ब्रेन की वजह से, ठीक है। अब बात आती है इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये जो रेड कलर का आप देख रहे हो ना न्यूक्लियस के ऊपर, इसको क्या बोलते हैं हम, यहाँ पे लिखा है ER, ठीक है। ये ER ना शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। उसका नाम बहुत बड़ा होता है, तो यहाँ जगह की कमी की वजह से मैंने नहीं लिखा था, बट उसका नाम होता है क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे मैं पूरा नाम नहीं लिखा, आएगा नहीं, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, यहाँ पे ना बहुत सारी सिंथेसिस होती है, ठीक है। मैंने बोला कि आप जैसे आगे पढ़ोगे ना, तो वो ये चैप्टर एकदम बेस है। अगर आपने ये नहीं पढ़ा ना, आगे कुछ पल्ले नहीं पढ़ने वाला है। तो पहले इसको बहुत अच्छे से समझ लो ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए रिगार्डिंग सेल, ठीक है। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, यहाँ पे बहुत सारी सिंथेसिस होती है। अब एक का मैं नाम बता देती हूँ, जैसे प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। तो वो यहीं पे होती है, और ये दो तरह का होता है, पता हो, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अभी बहुत ज़्यादा ना हो जाए इसलिए नहीं बताऊँ, ठीक है। मैं बहुत बेसिक चीज़ें बता रही हूँ। अब बात करते हैं कि ये जो स्पेस छूटा हुआ है ये क्या है। देखो, एक प्लांट सेल होती है, एक एनिमल सेल होती है, ठीक है, और बैक्टीरियल सेल भी होती है। तो अगर हम बात करें एनिमल सेल और प्लांट सेल, तो देखो प्लांट सेल में बहुत लार्ज वैक्यूल्स होती है और एनिमल सेल में बहुत स्मॉल वैक्यूल्स होती है। देखो आप देख सकते हो ना कि कितनी छोटी सी वैक्यूल है, ठीक है। आगे देखो, इधर लिखा हुआ है, ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो पढ़ चुके हैं 9th उनको पता होगा कि क्या है। ये है माइटोकॉन्ड्रिया। इसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप 9th में हो तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पावर हाउस ऑफ सेल। उसको क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। आज से आपको इसका आंसर पता होगा, ठीक है। पावर हाउस ऑफ द सेल। आगे देखते हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, छोटा सा रेड कलर का स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसको हम बोलते हैं लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम जो है ये इसको सुसाइडल बैग बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में शायद इसको बोलते हैं आत्महत्या की थैली। बहुत फैनी नाम है, बट यही बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है, आत्महत्या की थैली। ये क्या करती है एक्चुअली, इसको सुसाइडल बैग क्यों बोलते हैं। देखो, ये बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत अच्छी सेल, बहुत अच्छा सेल ऑर्गेनल है। होता क्या है, जब किसी भी सेल में फंक्शन होता है तो ये अपना सेक्रीफाइस कर देती है, खुद फट जाती है, और वो जो सेल है, जो इन्फेक्टेड सेल है, वो डैमेज हो जाती है, खराब हो जाती है, मतलब मर जाती है। जिससे कि क्या होता है, जो उसकी नेबर सेल है, ठीक है, वो एकदम बच जाती है, वो उस इन्फेक्शन से जो है सेफ हो जाती है। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग। क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग। आगे देखते हैं, ये एक बहुत प्यारा सा स्ट्रक्चर दिखा हुआ है आपको, ब्लैक से बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं गोल्जी एपरेटस। देखो, सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं उनका अपना अपना काम होता है, अपने अपने फंक्शंस होते हैं। सेम गोज विद गोल्जी एपरेटस। इसका भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे वीडियोस में, ठीक है। आगे आते हैं सेंट्रियोल और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब देखो, मैंने सेंट्रियोल और माइक्रोट्यूब्यूल के साथ क्यों बताया, रीजन इसका ये है कि ये जो सेंट्रियोल्स है ये मदद करते हैं किसको, माइक्रोट्यूब्यूल्स को, किस चीज़ में, सेल को जो एक स्केलेटन बनाने के लिए, जो सेल स्केलेटन होता है, साइटोस्केलेटन आई थिंक बोलते हैं उसे। तो सेल को एक स्केलेटन देने के लिए या फॉर्म करने के लिए मदद करते हैं सेंट्रियोल्स जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स की, ठीक है। अब देखो, अगर आपकी बॉडी में सपोज, आपकी बॉडी में ना स्केलेटन नहीं होता, आपकी बॉडी में पूरा जो बोन्स का जो ढांचा है कह लें, वो अगर नहीं होता, तो सपोज करो आपकी बॉडी कैसी होगी, एकदम ऐसे ऐसे करके,
ठीक है। तो वो जो एक रफनेस है या स्ट्रक्चर जो है बैक प्रदान करने के लिए कह सकते हैं या बैक देने के लिए उसको हम ये सेंट्रियोल उसको बैक देते हैं, स्केलेटन बनाते हैं एक तरह से सेल का, ठीक है। अब बात आती है राइबोसोम की। देखो ये रेड डॉट जो है ये इंडिकेट कर रहा है किधर, राइबोसोम की तरफ, ठीक है। तो जो राइबोसोम्स होते हैं इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस में, जो कि आप जब प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो पूरे सेल में आपको एक ब्लू कलर का डॉट दिख रहा होगा, इसको मैंने कोशिश करी है दिखाने की, ये है साइटोप्लाज्म। क्या है? साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म को हिंदी में हम कहते हैं कोशिका द्रव्य, ठीक है। और यही साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को अगर हम मिला दें, ठीक है, तो एक नई चीज बनती है, दैट इज प्रोटोप्लाज्म। यस, प्रोटोप्लाज्म। और उसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? जीव द्रव्य। क्या कहते हैं? जीव द्रव्य। इधर लिख देती हूँ मैं न्यूक्लियोप्लाज्म, इसको मैं एनपी से डिनोट कर रही हूँ, और अब क्या हो गया साइटोप्लाज्म, ठीक है, सीपी। कनॉट प्लेस नहीं है बच्चों ये सीपी, ठीक है। इसको मिला के बनता है क्या? प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। एक चीज मैं और बताना चाहूंगी कि प्रोटोप्लाज्म को लिविंग स्टेट में स्टडी करना इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये स्टिकी सा सब्सटेंस होता है, जैसे ही हम इसको सेल से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, ये तुरंत ही एक नॉन लिविंग थिंग में बदल जाता है। तो इसको लिविंग स्टेट में स्टडी करना इज नॉट पॉसिबल। देखो अभी तक हमने क्या देखा कि सेल्स बहुत छोटी सी होती है, बहुत छोटी छोटी होती है, जो कि मिलके क्या बनाती है? टिश्यू बनाती है, ठीक है। मान लो ये सेल है, सेल को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं अगर हम उसको माइक्रोस्कोप के अंदर भी नहीं दे रहे। तो ये मान लो एक सेल है, ठीक है, कई सारी सेल्स मिल गई, तो क्या हुआ? ये देखो छोटी छोटी सी सेल्स मिल गई, बहुत अच्छे से आपस में कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, ठीक है। कॉम्पैक्ट मतलब एक सघन कह सकते हैं, ठीक है। और इस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? टिश्यू। क्या बोलते हैं? टिश्यू। ये टिश्यू मिलके क्या होता है? एक ऑर्गन बना दिया सपोज, ठीक है। क्या बना दिया? एक ऑर्गन बना दिया, ठीक है। एक ऑर्गन बना लिया मतलब ये स्टमक बना लिया सपोज, और यही सारे ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम बना लेंगे। क्या बना लेंगे? ऑर्गन सिस्टम। और यही ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाएगा? एक एनिमल बनाएगा। अब एनिमल हम ह्यूमन मान रहे हैं, ठीक है। ठीक है, ये मान लीजिए कि ये ह्यूमन बन गया, ठीक है। जगह की शॉर्टेज की वजह से अच्छे से बन नहीं पा रहा है, बट ये मान लीजिए कि ये ह्यूमन बन गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? हमने और देखा था कि जो सेल्स है हमारी, वो क्या है? एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है हमारी बॉडी की, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम, अब बात करते हैं कि सेल्स अगर इतनी ही छोटी है, ठीक है, इतनी ही छोटी है, हम उन्हें नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं, तो फिर इनकी डिस्कवरी कैसे? ठीक है। तो डिस्कवरी के बारे में भी बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी है कि देयर वाज अ साइंटिस्ट जिनका नाम आप नीचे लिखा देख सकते हो, रॉबर्ट हुक, ठीक है, रॉबर्ट हुक। इन्होंने क्या किया? सबसे पहले ऑब्जर्व किया था एक सेल को, ठीक है, ये डेड सेल थी एक्चुअली, अगर देखें तो हुआ था कि इन्होंने जैसे पुराने ज़माने में ना ऐसे कांच की बॉटल्स हुआ करती थी और इनमें ऐसे कॉर्क लगी हुई थी, ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइप की लकड़ी से मिलकर बनती थी वो कॉर्क, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? उसी लकड़ी को, जैसे ये आप समझ लो ये कॉर्क है, ठीक है, ये कॉर्क है और इसी की एक छोटा सा इसी का एक सेक्शन उन्होंने कट किया और मान लीजिए ये हमारी स्लाइड है, ठीक है, इसके ऊपर रख के इन्होंने इस छोटे से कॉर्क के सेक्शन को माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा,
ठीक है। और इसमें भी क्या मिला, छोटे छोटे से स्मॉल से रूम्स मिले, ठीक है, चैम्बर्स मिले, जिनका स्ट्रक्चर कैसा था, एक हनी कोम के जैसा, मधुमक्खी के छत्ते के जैसा, ठीक है। जो स्ट्रक्चर था वो मधुमक्खी के छत्ते के जैसा दिख रहा था। मधुमक्खी का छत्ता कैसा, देखो सपोज ये एक मधुमक्खी के छत्ते का टुकड़ा है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हेक्सागोनल ऐसे करके रूम्स जैसे स्ट्रक्चर जैसे आपको देखने मिल जाएंगे, ठीक है, ऐसे करके। तो उन्होंने देखा कि उस सेल के अंदर या उस टुकड़े के अंदर कई सारे छोटे छोटे से इस टाइप के रूम्स थे, जिनको नाम दिया इन्होंने, क्या, सेल। इन रूम्स को उन्होंने नाम दिया सेल, ठीक है। अब इसके बाद ना बहुत सारी डिस्कवरीज हुई सेल की फील्ड को लेकर, ठीक है, सेल के बारे में। तो सबसे पहले साइंटिस्ट जो थे हमारे, दैट वाज रॉबर्ट हुक, हु डिस्कवर्ड अ डेड सेल इन दी पॉट, ठीक है। उसके बाद आए कौन से, एंटोनियन ल्यूवेनहॉफ। इन्होंने 1674 में डिस्कवर किया एक लिविंग सेल, ठीक है। इन्होंने एक लिविंग सेल को डिस्कवर किया एक पॉन्ड वाटर में, ठीक है। इन्होंने तालाब के पानी से एक लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। उसके बाद आता है तीसरा नाम आता है हमारा रॉबर्ट ब्राउन का, जिन्होंने 1831 में डिस्कवर किया न्यूक्लियस। ये जो आप देख रहे हो ना, ये रेड कलर के स्ट्रक्चर्स के आसपास, ब्लू कलर के स्ट्रक्चर्स के आसपास रेड कलर के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हैं। तो उन्होंने डिस्कवर किया न्यूक्लियस को सेल में, ठीक है। उसके बाद हमारे आए स्लीडन एंड शॉन, ठीक है। स्लीडन एंड शॉन ने सेल थ्योरी दी, ठीक है, ओल्ड सेल थ्योरी दी, जिसको हम बोलते हैं, इनके हिसाब से क्या था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ व्हाट, सेल। लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आए जिनका नाम था पुरकिंजे, ठीक है। पुरकिंजे 1839 में आए थे। उन्होंने एक टर्म दिया था प्रोटोप्लाज्म, जो कि मैंने आपको पढ़ाया भी था अभी। आप बताओगे कमेंट सेक्शन में कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, अभी मैंने बताया था, ठीक है। तो जो साइटोप्लाज्म होता है और जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, उसको अगर हम मिला दें, ठीक है, उनको दोनों को ज्वाइंट करें तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि न्यूक्लियोप्लाज्म लाया और साइटोप्लाज्म लाया उसको शेक करें, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। इसको और इसको मिलाने के बाद ही, ठीक है, कनेक्टिवली ही हम प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म अलग अलग अगर करते हैं तो वो प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आए रुडोल्फ वर्गो, जिन्होंने 1885 में मॉडर्न सेल थ्योरी दी, जिसको बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं, जो अभी प्रेजेंट टाइम के हैं, वो इस थ्योरी को फॉलो करते हैं, इस ओल्ड सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करते हैं। ऑल्दो ये सही है, बट जो लास्ट में जो रुडोल्फ ने दी थी, दिस वाज मोर करेक्ट, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ही करेक्ट थी, जो इन्होंने पुरानी थ्योरी दी थी इससे ज़्यादा, ठीक है। ये कह सकते हैं कि वेल एक्सप्लेन्ड थी, ठीक है। तो इनके हिसाब से क्या था कि जो सेल्स होती हैं, जो हमारी डेड सेल्स है, ठीक है, उन्हीं से हमारी न्यू सेल्स अराइज होती हैं, ठीक है। तो इट वाज ऑल अबाउट दी हिस्ट्री ऑफ सेल्स, ठीक है। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि जैसे मैंने बोला ना कि सारे ऑर्गेनिजम्स किससे मिलकर बने होते हैं, सेल से। अब कुछ ऐसे भी हैं जिनमें सिर्फ एक सेल होती है, उनको क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया, ठीक है। इनको बोलते हैं हम यूनिसेलुलर, ठीक है, यूनिसेलुलर। और कुछ ऐसे हैं जिनमें एक से बहुत ज़्यादा सेल्स होती हैं, आप खुद को ही ले लो, ठीक है। आप भी तो एक एग्जाम्पल ही हो ना, आपके अंदर भी तो एनिमल सेल्स हैं, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, जैसे आप मान लो ह्यूमन, ठीक है, ये होते हैं मल्टी सेलुलर। क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर। और एक चीज़ और जल्दी से बता देती हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, आई नो, इतना बर्डन बिगिनर्स के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो चलिए जल्दी से फटाफट से देख लो। सेल्स ना दो तरह की होती है, ठीक है। एक होती है यूकैरियोटिक, एंड द सेकेंड वन इज प्रोकैरियोटिक, ठीक है। जो यूकैरियोटिक होती है, इनका जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है,
ये वेल डिफाइंड होता है, वेल डेवलप्ड होता है, ठीक है, इनमें न्यूक्लियस होता है, प्रेजेंट होता है। बट यहाँ पर प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, देखो या तो होगा ही नहीं, ठीक है, या तो न्यूक्लियस होगा ही नहीं, और अगर है, जस्ट इन केस अगर है, प्रेजेंट है, तो वो जो है वेल डेवलप्ड नहीं होगा, ठीक है, लेस डेवलप्ड होगा। तो यूकैरियोटिक का जो एग्जांपल है दैट इज एनिमल सेल, ठीक है, एनिमल सेल्स आती है यूकैरियोटिक में, और प्लांट सेल्स, ठीक है, प्लांट सेल्स। और प्रोकैरियोटिक में क्या है, जैसे तुम्हारा हो गया बैक्टीरियल सेल्स होती है, वायरस वगैरह सारे इसी में आते हैं, ठीक है। तो यस, आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ा सेल के बारे में कि सेल क्या होती है, उसके टाइप के बारे में, सेल कितने तरह की होती है, 2 तरह की होती है, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। उसके बाद हमने पढ़ा थोड़ा सा सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, एक आइडिया लिया हमने, ठीक है, कि सेल के अंदर क्या क्या होता है, एक एनिमल सेल के अंदर क्या क्या होता है। नेक्स्ट वीक में हम प्लांट सेल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा डिस्कवरी, कि वो मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रही थी, जो डिस्कवरीज लिखी हुई है, ठीक है, सेल के रिगार्डिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिगिनर्स को तो भी इंपॉर्टेंट है, 11th-12th में वो तो भी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट, ठीक है, मेडिकल एग्जाम के लिए भी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो वहाँ पे ना इस डिस्कवरी से ही बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। पहले तो मैंने आपको वही बता दिया था कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। कभी कभार एक बहुत ईजी सवाल है, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं आता, ठीक है, तो वो आ जाता है। फिर पूछ लेते हैं पावर हाउस किसे कहते हैं, या फिर पूछ लेंगे कि सबसे पहले सेल डिस्कवर किसने की, ठीक है। उसके बाद या तो पूछ लेंगे कि ओल्ड सेल थ्योरी किसने दी थी, मॉडर्न सेल थ्योरी किसने दी थी, ठीक है। उसके बाद आपसे ये पूछ सकते हैं कि न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी थी वो किसने करी थी। तो ये ना एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो अभी भी शुरू कर रहे हैं, ठीक है, लर्न करना शुरू कर रहे हैं, तो डोंट मिस एनी पार्ट ऑफ दिस सेशन, ठीक है, अच्छे से पढ़ो एंड इसको रिवाइज करना, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, एंड थैंक यू सो मच। आगे भी आप इस वीडियो को देखते रहना, इसके कई सारे पार्ट्स भी आएंगे जिसमें हम सेल ऑर्गेनेल्स को पढ़ेंगे, और अलग अलग तरह से जो उनके फंक्शंस हैं, ठीक है, उनके जो टाइप्स हैं, वो सारे कुछ हम आगे की वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। सो यस, देयर इज़ वन मोर थिंग, जिन्होंने भी ये वीडियो ऑनेस्टली देखा है, आई गेस आप सबने देखा होगा, तो उनके लिए ना एक बहुत छोटा सा होमवर्क है। जल्दी जल्दी से ये 2 जो क्वेश्चन है, ठीक है, व्हाट इज द पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है, एंड सेकंड वन, हु डिस्कवर्ड द सेल फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। पहला है कि सेल का पावर हाउस किसे कहते हैं, एंड जो डिस्कवर करेंगी सेल सबसे पहले, उस साइंटिस्ट का आपको नाम जो है कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताना है, तो मुझे लगेगा कि हाँ आप लोग वीडियोज़ को देख रहे हो एंड एक्चुअली इट इज़ इन्फॉर्मेटिव फॉर यू, ठीक है। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, एंड इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और जो भी नीडी बच्चे हैं, ठीक है, जो बिगिनर्स हैं आपकी तरह ही, प्लीज़ उनके साथ ये वीडियो शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।